जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल समझ आया, जो सिग्निफिकेंट पार्ट बने, जो ट्रेस हो सके इन फुल टू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, और जो सिग्निफिकेंट हो टोटल कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर पूरा टेबल जो है मैंने कहा 15,000 का है तो लकड़ी हो सकता है उसके अंदर 8,000 की तो लकड़ी लगी हुई हो, सिग्निफिकेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये 3 चीजें जब पूरी हो जाएं तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपका फेस पे अलग से नजर आएगा, वो प्रेजेंटेशन वगैरह देख लेते हैं फिर। दूसरी, और अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट। आप कील की कॉस्ट को सेलिंग एक्सपेंस नहीं कह सकते। ओह, ये मैंने क्या बोल दिया, तो उसका वो चीज ही नहीं आई थी। ये जो कील है, कील, इसको आप प्रोडक्ट कॉस्ट ही कहेंगे ना, कोई और कॉस्ट तो नहीं कह सकते। प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो है ना। आपको ये जो बेंच बनाने की कॉस्ट पड़ी है, इसमें कीलों की कॉस्ट भी तो है। बोलो है कि नहीं है? स्प्रे की कॉस्ट भी तो है ना। अगर मटीरियल है लेकिन वो 3 चीजें नहीं पूरी हो रही, डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो रहा इन फुल, सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट उस तरह से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर है तो मटेरियल इस्तेमाल तो इसी में हुआ है, तो फिर क्या करो, इनडायरेक्ट कहो, और इनडायरेक्ट मटेरियल कहां फेंक दो? फैक्ट्री ओवर। ठीक है, ऐसे ही लेबर की बात करते हैं। लेबर कब डायरेक्ट होगी? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम कर रही है, यानी कि वो लेबर जो जूता सी रही है या उस मशीन को चला रही है जो जूता बना रही है, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और उस लेबर की कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं हम एक यूनिट के ऊपर। नॉर्मली हम आगे जाके पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल भी होता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो वेज सिस्टम, वो ऑरली वेज सिस्टम होता है। हम 1 घंटे का एक मजदूर को, एक जूता बनाने वाले लेबर को हम 1 घंटे के 500 रुपए देते हैं, और वो 5 घंटे के अंदर एक जूता बनाता है मिसाल के तौर पे, तो 500 इंटू 5 2500 रुपए हमारे एक जूते की लेबर कॉस्ट निकल आई। लो, डायरेक्टली आ गया ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट बन गया ना ये। अच्छा, चलो ये तो हो गया कि जो डायरेक्टली ट्रेस हो सके एक यूनिट पर कितने लगता है, और दूसरा सिग्निफिकेंट भी हो। जाहिर सी बात है कि अगर जूता जो है वो मुझे 10,000 कॉस्ट कर रहा है तो 2500 उसमें से लेबर हो सकता है, 5,000 का उस पर मटीरियल लगा हो सकता है 500-700, बाकी 1,000 रुपये 1,500 रुपये ये बाकी छोटे मोटे खर्चे हो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट लेबर जो होती है नॉर्मली। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर क्या हो गई? जो ट्रेस हो सके इन फुल, जो सिग्निफिकेंट पार्ट हो। ठीक है, अब वो जो मैं कह रहा था कि एक जूता बना रहा होता है, दूसरा जूते लगा रहा होता है, सुपरवाइजर काम क्या है? ओ भाई इधर क्या करे, क्या आपको नहीं कह रहा वैसे, ठीक है, इधर क्या बैठे कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चलो उठो काम दे लगो, हैं काम पे लगो। ओ भाई वेले बैठे हो तुम थोड़ी देर बाद तुम लोग चाय पीने लग जाते हो, उठो काम करो। ये जो कहता फिर रहा होता है, हर बंदे के पास जा रहा है, पूरा डिपार्टमेंट उसके अंडर है, भागम भाग फिर रहा है, कभी इसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है तो फैक्ट्री का मुलाजिम है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस कोई देख रहा, लेकिन क्या उसकी कॉस्ट हम बता सकते हैं एक जूते के ऊपर कितनी आई? हो सकता है वो एक मजदूर के पास जो है वो 10 मिनट खड़ा हो, एक के पास आधा घंटा खड़ा हुआ, एक के पास से ऐसे ही गुजर गया, वो काम सही कर रहा हो, लेकिन है तो ये इसी फैक्ट्री का ही खर्चा। फैक्ट्री के अंदर ही ये सुपरवाइजर है जो मैनेज कर रहा है सारे डायरेक्ट लेबर को, तो इसकी कॉस्ट कहां लेके जाए? डायरेक्ट लेबर तो नहीं है तो फैक्ट्री खर्चा इनडायरेक्ट कह दो। जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ है, अब वो सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ है, हेड ऑफिस के बाहर नहीं बैठा हुआ। वो सिक्योरिटी गार्ड का इस दरवाजा फैक्ट्री का है, वो इधर बैठा हुआ है, वो सिक्योरिटी गार्ड इधर सेल्स डिपार्टमेंट के बाहर दरवाजे पे नहीं बैठा हुआ। ये फर्क है ना। ठीक है, तो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड जो है, अब है तो वो भी फैक्ट्री का ही एम्प्लॉय, वो ना बैठे तो ऐसे लोग आके तंग करें, और ये फैक्ट्री की ही हिफाजत प्रेमिसेस के लिए बैठा हुआ है। अब उसके अंदर जो जूते बन रहे हैं, क्या कोई क्लियरली बता सकता है कि एक जूते के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी? शायद बता भी लें, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूं। बच्चे कहते हैं ना जी वो बता सकते हैं, तो बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख जूते बनाए और सिक्योरिटी गार्ड को 5,000 तनख्वाह, 5,000 कम 50,000 तनख्वाह दी। अब निकालो जरा 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, कितनी को कॉस्ट निकलेगी? बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, तो हम उसको भी डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट। बनना प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट ही है। ठीक है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है ना जी, वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है, मैंने ये जैसे बताया, डायरेक्ट मटेरियल। अब जरा तफसील आ गई ना, जरा इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे ना, जरा अच्छा समझ आ जाता है आपको। ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट लेबर, और
एक और चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। इन दोनों को जब आप टोटल करते हैं ना, टोटल एक चीज आती है जिसको टोटल करने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। यही तो सिखा रहा हूं ना बेसिक्स के अंदर। कल को मैंने टर्म्स जो बोलते जाने, कन्वर्जन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इस तरह की बात बोलूंगा तो पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल जो है वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। और फिर इस प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स को। और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रेंट, चलो अपनी फैक्ट्री है, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अच्छा एक मिनट, असल बात तो ये थी कि हम तरतीब वो रखें, बस ये दो काफ़ी हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आ गया ना यूटिलिटीज़। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले हम ये लिखें कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, यानी कि जो जूता बनाने में गोंद लग रही है, नज़र नहीं आ रही है, धागा लग रहा है, ठीक है, आप कपड़ा बना रहे हैं, आप कपड़ा बनाकर बेचते हैं, तो रॉ मटेरियल ये कपड़ा, लेकिन ये बटन भी है, धागा भी है, तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा? ये कपड़ा, जो इस प्रोडक्ट को शेप दे रहा है, ठीक है। हालांकि बटन भी इसी में लग रहा है, हालांकि धागा भी इसी में लगा हुआ है, लेकिन बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी कॉस्ट होती है। टोटल अगर सूट की कॉस्ट को कंसीडर करें तो कपड़े की कीमत और आगे धागे की कीमत में क्या मुकाबला, ठीक है। तो जो कपड़ा होगा वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो धागा होगा, जो बटन होगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। जो खर्चे फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं ये सारे उसकी डिटेल है, ठीक है। अच्छा जी, तो इनडायरेक्ट मटेरियल है प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट ही, ठीक है जी बेटा। तो वो फिर और तरफ चली जाती है बात, वैसे वो फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अगर लेबर को फिक्स्ड मंथली वेज भी दे रहे हैं आप, तो बन तो फिक्स कॉस्ट जाती है, लेकिन आप पर यूनिट निकाल जरूर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको बहरहाल कोई ना कोई टारगेट तो दिया होता है एक। हाँ, वो डायरेक्ट बन जाएगी ना। बस हमने तो ये देखना है कि सिग्निफिकेंट है, डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है, वो दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ चल पड़े हो आप, वो भी ना छेड़ेंगे वो इंशाल्लाह कल, वेरिएबल फिक्स, ठीक है ना। फिलहाल आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं हम, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो मटेरियल या लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसकी प्रोडक्शन में प्रोडक्ट की, और सिग्निफिकेंट कॉस्ट रखती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो चाहे मंथली दे रहे हो वो डायरेक्ट, वो आपकी क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर है। वो फिर अगली बात हम देखेंगे जाकर, फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। नहीं, ट्रेस हो सकेगी, क्यों नहीं हो सकेगी, सिग्निफिकेंट पार्ट है, ट्रेस कैसे नहीं हो सकेगी। 5 बंदे बिठाए हुए हैं आपने, और 50 एसी आपने प्रोड्यूस, एसी तो खैर 50 टेबल्स आपने बनाए हैं 1 महीने के अंदर, और 5 लोग आपने लगाए हुए हैं, और हर एक को 25,000 तनख्वाह देते हैं, तो चाहे मंथली भी दे रहे हैं, ट्रेसेबल है कि नहीं है, तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल सादा बात, ट्रेस हो सके 1 यूनिट पर कितनी कॉस्ट लगी है, और वो कॉस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट हो, ठीक है, नो डायरेक्ट लेबर, और जो ना ट्रेस हो सके, अच्छा प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट भी बन जाना है। क्योंकि इधर देखो, ये जो डिब्बा है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स का, इस डिब्बे का टोटल है, मैं मिसाल लेता हूं, मिसाल के तौर पे कि 100 रुपये डायरेक्ट मटेरियल था, 70 रुपये इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर थी, 170 होगी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 20 रुपये का है, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं फिगर्स ताकि आपको जरा पता लग जाए, ठीक है, लागू पता जाए, 15 रुपये। डेप्शन ऑफ प्लांट 35 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 115 रुपये, 120 रुपये, ऐसे ही बस अज्यूम कर ली फिगर्स। इस डिब्बे का टोटल बताओ, तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। क्या चीज जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कर लो। वो फिर अगली बात आपने पढ़ी हुई है बचपन के अंदर, कितना बनता है टोटल, ये 3 चीजें, 1 2 3, असल में तो ये 3 चीजें, लेकिन ऊपर मैंने एक नाम जरा याद करवाने के लिए इसको प्राइम कॉस्ट लिख दिया, ठीक है जी। कितना? 360। तो ये 360 क्या है? ये फैक्ट्री के अंदर होने वाला टोटल खर्चा, ये सारा प्रोडक्ट कॉस्ट है। क्योंकि अभी तो यही पढ़ा के आ रहा हूं कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करने के ऊपर कॉस्ट आती है, वो मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है। मटेरियल डायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट, और बाकी सारे खर्चे तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड्स में चला जाता है, ठीक है।
बात समझ आई कुछ? ये जरा फिगर से जरा समझ आ जाती है, लेकिन इसको छोड़ो, असल तो ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इसी तरह से लिखा हुआ है यहां पर आपके लिए, डायरेक्ट लेबर who are actively involved in manufacturing of product and whose time spent on each unit and wage cost per unit can be traced easily in finished products, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगी? वो हमारी डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, ठीक है जी। वो आगे मैंने एग्जांपल ऐसे आसान आसान सी लिखी हुई है। तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं है लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है, वो ओवरहेड। ठीक है जी। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या बन गए? मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं यूं लिखूंगा, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। तो मसलन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और जो ऊपर वो इधर साइड पे लिखे थे, ठीक है। फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल जब लिख दिया ना तो यूटिलिटी बन गया ना, फिर दोबारा यूटिलिटी क्यों लिखूं मैं यूटिलिटी लिख कर ना थोड़ा सा जनरल नहीं रखता, जरा मुश्किल रहता है बच्चों को याद रखना। बिजली ऐसे याद रह जाता है, ठीक है। अब बिजली है क्या? यूटिलिटी है, ठीक है ना। तो ये जी थोड़ी सी बात हमने की प्रोडक्ट कॉस्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है जी? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इन अ ट्रेडिंग बिजनेस क्या होगी? वो मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, वो जस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज होती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है जी? तो खरीदने के ऊपर कॉस्ट आई, ठीक है। तो वो चूंकि नॉर्मली हमारा सब्जेक्ट होता नहीं है इस पेपर के अंदर, इसलिए मैंने ज़रा उसको ऐसी गोली करा दी, ठीक है। लिख देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं लिख दूंगा। ये फिर यूं कर लेते हैं ना ज़रा, प्रोडक्ट कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है ना ये टेबुलर फॉर्म में, तो आप फिर पिक्चर बेशक ले लिया करें, ठीक है। लिखा हुआ तो आपको बेसिक्स का उधर मिल ही जाएगा, लेकिन आप देखें ना यहाँ पे पूरी बात मैंने नहीं लिखी, वो वहाँ पे लिखी हुई है। तो चलो ठीक है, अगर आपका मैप बनता है तो कोई मसला नहीं, बना लिए करें, ठीक है। लेकिन कंप्लीटनेस अब वहीं से ही इंश्योर होगी, ओके जी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है जी? वो सारी कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल हो, वो क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच क्या होते हैं, समझ आ गया? अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होती हैं, वो अभी इधर लिख नहीं रहा ताकि आपका कंफ्यूजन, आप चीजें ना सिंपल रखनी चाहिए, ठीक है ना। वो पढ़ा देता हूं, आपको पता है वैसे। परचेजिंग की कॉस्ट यहां पे अलग से लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट इन ट्रेडिंग बिजनेस। इन ट्रेडिंग बिजनेसेस product costs are all those costs incurred to purchase goods and expenses incurred for bringing such purchased goods to present business location। अब ये आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है IS2 में, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं उधर डिस्कस इस तरह से नहीं कर रहा, पता है आपको, सवालों के अंदर आएगा, जरूर किया करेंगे, ऐसी बात नहीं, ठीक है। सवाल को आएंगे भी सही, ट्रेडिंग बिजनेस के इन्वेंट्री के अंदर आ जाते हैं, हम करते होते हैं वो सवाल, ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं। लेकिन जरा मैं बातों को सिंपल रख रहा हूँ ताकि वो चीजें कम रहें जो नई सीख रहे हैं आप, और समराइज्ड रहें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, एक ही बात होती है, ऐसा चलें इसको सही कर लूंगा। एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये क्या है? ये प्रोडक्ट कॉस्ट है इन अ ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। और सही है, चले। अच्छा जी, पीरियड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती हैं जी? पीरियड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती हैं, कोई बता दे, कोई बता दे। गलत बता देंगे तो कुछ भी नहीं होगा यहां पे, जो पीरियड की हो। मतलब गलत बताएं, चवले तो ना हमारे। जी असंबल करने वाला असम्बलिंग जी, असंबल कहां पे असंबल होंगे, कहां होंगे? तो फिर मैन्युफैक्चर होकर जब इस शक्ल में आना है ना,
उस तक आते आते सारे खर्चे फैक्ट्री के ही हैं। मटेरियल से चला था, करते 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 ये शक्ल बन के, यानी इस फैक्ट्री के इस दरवाजे से मटेरियल भी आता है, लेबर भी यहीं से घुसती है, मीटर भी इधर ही लगा होता है, सब कुछ यहाँ पे चलता 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 इधर से जब दरवाजे से निकल कर प्रोडक्ट बाहर जाती है ना, शोरूम में जाके लगती है, तो वो फिनिश गुड्स होने तक के सारे खर्चे फैक्ट्री के ही हैं। वो चाहे आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे कटिंग डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे आपके वो जो है वो असेंबलिंग की, चाहे फिनिशिंग की बात हो, इवन असेंबल के बाद फिनिश करने वाला डिपार्टमेंट इसके बाद पड़ा है, वो भी फैक्ट्री का खर्चा है। अच्छा जी, पीरियड कॉस्ट जो है जी वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं एसोसिएटेड होती। पीरियड कॉस्ट जो है वो किसी पीरियड के साथ एसोसिएट होती हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा सिंपल लगा। पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों की सेम ही होती हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस ये सेम होती हैं, इसलिए मैं इसको अलग से लिखा भी यहाँ पे इकट्ठे हुए, ठीक है ना। पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट and are matched against revenue of particular period in which those costs are incurred। ठीक है, वो कौन सी हैं जी? एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, सादा बात। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये चले बाद में आप पढ़ लीजिएगा डिफरेंट नाम जो है, ठीक है। नीचे मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं नोट्स के अंदर, आप तसल्ली से एक बार घर पे पढ़ेंगे, याद तो करना नहीं, एक बार पढ़ने से जरा जहन में बैठ जाती हैं, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, एडमिन की क्या एग्जांपल्स हैं, फाइनेंस कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ जी। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है और सेलिंग एक्सपेंस पीरियड कॉस्ट, इस तरह से याद रखें, ठीक है ना, सिंपल बात, ठीक है। मैंने आपको दो क्लासिफिकेशंस दे दी, एक प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरी पीरियड कॉस्ट। अच्छा, आप ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो कैरेज इनवर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है, इस वजह से पीरियड। यूं याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। ओके, समझ आती है बात की। चले तो पीरियड कॉस्ट, चले यही वही वाली बात लिख ही देता हूं फिर थोड़ी बहुत, जैसे आर नॉट एसोसिएटेड, कुछ ऐसी बात लिखी हुई थी, आर पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ही है। जी, जो फैक्ट्री से बाहर होते हैं, ये मेरी तस्वीर के अंदर ये सारे खर्चे क्या हैं? नॉन प्रोडक्शन भी इनको कहते हैं, ठीक है, नॉन फैक्ट्री भी कहते हैं इनको, पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हम। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते तो ये जिस पीरियड में होते हैं उसमें रहते हैं। जरा बारीक बात है, लेकिन शायद समझ आ जाए, ना आए तो जब मौका आएगा समझ आ जाएगी। प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाती है, ऐसे ही है। अब प्रोडक्ट अगर सारी की सारी इस पीरियड में नहीं बिकी तो क्लोजिंग स्टॉक बन के इस पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल से निकल जाएगी, और अगले पीरियड की क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बन के कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाएगी। तो इनकर तो इस पीरियड में हुई थी, चली अगले पीरियड में गई, तो इसलिए इसको प्रोडक्ट कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट नहीं कहते, ये अगले पीरियड में मूव कर जाती है, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाती है ना, वो अगले पीरियड में प्रोडक्ट के साथ मूव कर जाती है, जब क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड में ओपनिंग बनेगा। नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, मौका जब आएगा तो समझ आ जाएगी। ऐसे ही जरा बातों में आ गई तो मैंने बोल दी, ठीक है। कि प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? इस मार्कर को बनाने में, मुझे इस पेन को बनाने में मेरे जो है वो 1000 रुपया लग गया मिसाल के तौर पर। अब ये पेन अगर बिक गया तो कॉस्ट ऑफ सेल है, उसी पीरियड में एक्सपेंस बन गया, और अगर बिका नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक कह के कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर लूंगा, एसेट बना लूंगा। अगले पीरियड के अंदर ओपनिंग स्टॉक कहां पड़ा होता है? कॉस्ट ऑफ सेल में। यानी मैंने बनाया, खर्चा इनकर तो इस पीरियड में किया था, लेकिन ये जाकर एक्सपेंस बन रहा है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट की खुसूसियत है। समझ आई? किसको नहीं समझ आई? काश यहां से कोई कहता मैंने थोड़ा मजाक करना था। चलो उसने बचे रहना, फिर नाराजगी हो जाने। हाँ, वैसे जरूरत नहीं है अभी, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, मौका आने पे समझ आएगा, ये टॉपिक है, ठीक है। लेकिन सादा बात, मैंने कहा कि मैंने ये जो पेन बनाया, इसको बनाने पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मेरा लगा 1000 रुपए में ये पेन तैयार हो गया, ठीक है। मैं अभी कुछ लिख भी इसलिए रहा क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, इंट्रो का नॉलेज यूज कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो परचेज की जगह बस प्रोडक्शन आ जाती है, यहां पे फर्क कितना सही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। खैर चलें, तो जो मेरा ये पेन है, ये कॉस्ट मैंने इस पीरियड में 1000 रुपए इनकर कर ली, ये तैयार हो गया, फिनिश गुड्स है।
अगर ये इस पीरियड में बिक गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल है, और अगर नहीं बिका तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस ही करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एसेट बना लेते हैं, और अगले पीरियड के अंदर ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा होता है और सबसे पहले अगले पीरियड में खर्चा बनता है। तो पीरियड, ये प्रोडक्ट कॉस्ट की खसूसियत है कि इनकर एक पीरियड में हो और अगले पीरियड में भी मूव कर जाएगी, लेकिन पीरियड कॉस्ट की ऐसी कोई खसूसियत नहीं बेटा, वो प्री पेड एसेट है, ठीक है ना, वो पीरियड कॉस्ट नहीं है। पीरियड के अंदर जितना इनकर होता है वो एक्सपेंस बन जाता है। सवाल कितना आया? हाँ, मुझे नजर नहीं आ रहा था ना बच्चा। आपने 9 महीने बिजली बिल्डिंग इस्तेमाल की और किराया आपने 12 महीने का 12 रुपए दिया हुआ है, तो इस पीरियड में इनकर कितना हुआ है? तो 9 एक्सपेंस बना है, वो 9 तो आगे नहीं गया। 3 तो इस पीरियड का है ही नहीं, वो पीरियड कॉस्ट ही नहीं है, तो वो एक्रूवल को ना इधर मिक्स करो। मेहरबानी आपकी है, ये बात समझ आई है? मेरी बात समझ आई है? मैं तो मेहरबानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी तरह शुगर लगाया, वरना नहीं समझ आया तो दोबारा बता। क्यों अगले साल एक्सपेंस होगा? क्योंकि इनकर नहीं हुआ, लेकिन ये तो इस साल इनकर हो चुका है। मटेरियल लग गया, लेबर लग गई है, ओवरहेड्स लग गए हैं, ये प्रोडक्ट तो तैयार थी, ये सिर्फ बिकी नहीं है, खर्चा तो ये हो चुका था, प्रोडक्ट के ऊपर अब और कोई खर्चा नहीं होना आगे, स्टॉक, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना, तो उसको ना मिक्स करो, सादा रखो। अभी प्री पेमेंट एक्रूवल को साथ मिक्स करो, वैसे मैंने बता दिया है, ठीक है ना, कि वो खर्चा ही 9 इस्तेमाल ही बिल्डिंग 9 महीने किया आपने, तो वहां पर आप फिर 10 महीने नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। अगले पीरियड के अंदर लेके जाओगे, वो उस पीरियड जितना उस पीरियड के अंदर 9 महीने यूज किए, 9 महीने का एक्सपेंस आ रहा है, ये नहीं आगे गया कि जी इसी बिल्डिंग के अंदर ये पेन बना था, इन्हीं 9 महीनों में ये पेन बना है, लेकिन ये जो बिल्डिंग का रेंट था, मिसाल के तौर पे जो सेलिंग एडमिन की बिल्डिंग थी, जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, हमने किराए पे ली हुई है, उसका किराया मैंने इसमें नहीं डाला था। जब इसमें नहीं डाला था तो वो किराया इसमें डाल के आगे नहीं गया, यानी कि अगले पीरियड में जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो मूव कर जाती है, पीरियड कॉस्ट नहीं मूव करती। पीरियड कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं कर रही, ठीक है, वो किसी एक खास अरसे से रिलेट कर रही है, इसलिए तो उसको कह रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। 9 महीने चीजें रखकर बेची तो 9 महीने का वो खर्चा बन गया, ठीक है। चलें छोड़े, बहरहाल बात ऐसी आगे निकल रही है, फिलहाल इतना काफी है। प्रोडक्ट कॉस्ट आर, असल में बातें तो बहुत हैं, अभी सारा सिलेबस पड़ा है और ये सारी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आती भी रहेंगी जहां पर रेलेवेंट पोर्शन आया करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बहरहाल बेसिक्स के अंदर ये बातें करना भी जरूरी है ना। यही तो मैं चाह रहा हूं कि हम जरा थोड़ा सा ऐसे जान पहचान तो कर लें सीएमए के साथ, ठीक है। टाइम कम है थोड़ा सा, आज भी ज्यादा पढ़ाऊंगा, थोड़ा लेट हो गया था ना। आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड आर, नकल करके आता हूं, एंड आर कितने गया, एंड आर इनकर्ड फॉर, नीचे है, हाँ मैं भी कहूं ऊपर वाला पढ़ रहा हूं, एंड आर मैच अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ अ, एंड आर मैच्ड अगेंस्ट, इसलिए कि आप ना लिखिए ना, ठीक है, वहीं पे लिखा हुआ मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। वैसे ही ना बात असल में बढ़ गई, इतनी बात काफी थी कर देनी, लेकिन जरा मेरे दिल में आया, मैंने ये बात कर दी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट जहन में रखना, कहीं आगे जाके पढ़ेंगे तो काम भी आ जाएगा, ठीक है ना, कि ये अगले पीरियड में मूव कर गई थी, क्योंकि कॉस्ट तो इसका हिस्सा बन चुकी थी, 1000 रुपये कॉस्ट इनकर हो गई है, बिका नहीं तो स्टॉक बन के आगे चला गया, ठीक है ना, तो ये आगे मूव कर जाती, क्योंकि ये प्रोडक्ट का हिस्सा, और जिधर प्रोडक्ट जाएगी ये उधर जाएगी। प्रोडक्ट अगर इस पीरियड में बिक गई है तो कॉस्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट अगर अगले पीरियड में जाकर बिकी है तो अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा जी, पीरियड कॉस्ट नहीं हिस्सा बनती, नहीं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रही होती। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करने वाली तो हर चीज हमने यहां पे डाल दी हुई है, फैक्ट्री का रेंट भी तो इधर डाला था प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस का रेंट उधर नहीं डालेंगे, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट उधर नहीं डालेंगे, ठीक है ना, बात समझ आई। तो ये जी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, सेलिंग कह लें, मार्केटिंग कह लें, यही नाम होते हैं ना मैक्सिमम, डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, फिर एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, एडमिन कॉस्ट्स, एडवर्टाइजमेंट तो बेटा आ गया ना इधर, मार्केटिंग, सेलिंग मार्केटिंग, ठीक है, और
तीसरी जो कॉस्ट होती है वो होती है जी फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ पे जो मशहूर तीसरी कॉस्ट है वो है फाइनेंस कॉस्ट। बैंक से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पे किया, पीरियड कॉस्ट। ठीक है, लेकिन वो जो नहीं रिलेट कर रही, कहीं जाकर आगे को रिलेट करेंगी तो वो देख भी लेंगे। ठीक है, बहरहाल ये हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। अब चलें, ठीक है, ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम ना मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई थी, अगर वो आपको नज़र आ जाए ना, ये, हाँ, ये इसकी पिक्चर ले लें। ये एक रेलेवेंट बात, ज़रा इजी हो जाता है क्योंकि दोनों बिजनेस अलग अलग थे ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। और फिर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और फाइनेंस, ये पीरियड कॉस्ट है। और ये दोनों मिलकर इस बिजनेस की टोटल कॉस्ट है। अभी मैं बात करूंगा ना, सेल प्राइस निकालनी है, तो सेल प्राइस निकालने के लिए हमने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना होता है, तो कॉस्ट सारी की सारी होती है। तो ये दोनों कॉस्ट अलग अलग रखना जरूरी है। कभी वो जो आपसे पूछे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो तो आप उसके अंदर अगले ले लें तो गलत है। कभी वो कहे टोटल कॉस्ट निकालो तो सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट ले लेंगे तो गलत है। तो ये बेस है, ये बुनियादें हैं जिनको पक्का करके आगे चलना है। आगे सारा सवाल आता है, सारा टॉपिक आता है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि उसने रिक्वायर किया टोटल कॉस्ट और दे ही जा रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, हमेशा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ही देखा, तो पता ही कोई नहीं है कि कर क्या रहे हैं, किधर को जा रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, और बाकी जो पीरियड कॉस्ट है वो सेलिंग, एडमिन वगैरह होती है। और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर भी टोटल कॉस्ट दो ही कॉस्ट का मजमुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है वो परचेज कॉस्ट होती है, और फिर बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होते हैं, और पीरियड कॉस्ट इसकी दोनों सेम है। ठीक है, तो सवाल की रिक्वायरमेंट ध्यान से देखनी पड़ेगी। अगर वो कहेगा टोटल कॉस्ट तो फिर 1 2 इसकी बात करें, जो हमारे सामने आना है ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 टोटल कॉस्ट कहेगा तो ये सारी जितनी अवेलेबल होंगी वो देनी पड़ेंगी। और अगर वो कह दे सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो तो ये, ठीक है, तो या वो टोटल कॉस्ट मांगेगा या प्रोडक्ट कॉस्ट मांगेगा। हमारे सीएमए के पर्चे में सिर्फ पीरियड कॉस्ट वो मांगता नहीं है। ये बेसिक के अंदर मैं को सवाल कल हैंडआउट के अंदर 1 2 डाल दूं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट निकाल कर आओ, तो वो अलग बात है। वरना सीएमए के अंदर रिक्वायरमेंट में पीरियड कॉस्ट नहीं मांगेगा, वो या प्रोडक्ट कॉस्ट मांगेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, ठीक है, या टोटल कॉस्ट मांगेगा। आपको ये सारा कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लें, ये जरा मुझे रेलेवेंट लगा, एकदम से ध्यान में आया कि लास्ट टाइम ये काम किया था थोड़ा सा। ठीक है, अगर कॉस्ट पर यूनिट पूछे फिर तो बेटा टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना जितने यूनिट्स बने हैं। वैसे आपको अगली बात बताऊं, ज्यादातर हम करेंगे भी पर यूनिट और बाद में टोटल कर लिया करेंगे, तो ये देख लेंगे सवाल के डाटा पे डिटरमिन मुनसिर है। ठीक है, अगर मुझे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, लेबर पर यूनिट गिवन है, ओवरहेड्स पर यूनिट गिवन है, तो मैं पर यूनिट निकाल लूंगा और जितने बनाया उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे टोटल्स गिवन है तो टोटल निकाल लूंगा और जितने यूनिट्स बनाए उससे डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लूंगा। वो तो जिधर भी जाना हो जा सकते हैं। ठीक है, सवाल टू सवाल वेरी करेगा। ठीक है, जो सोचा था वैसे वो तो नहीं पढ़ा सका आज एज यूजुअल। अच्छा, थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करेंगे। आपकी अगली क्लास कौन सी है? मेरी है ना। ओके, बस 1 2 दिन स्टार्ट वाले थोड़ा सा होता है मसला। मैंने आपको जैसे अर्ज किया ना कि हैंड आउट बनाने में वो सैरी करके नमाज पढ़ के बैठा, तो मैंने कहा बना लूंगा जोर लगाया हुआ है। और जब टाइम देखा तो अभी वो आधा रहता था और टाइम खत्म हो गया था। तो फिर आज के लिए गुजारा करने के लिए यहाँ पे बैठ के हैंड आउट बनाना पड़ा। ये कल से हो जाएगी इंशाल्लाह रूटीन सही, ये हैंड आउट बन जाएगा। तो टाइम पे शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह टाइम पे ही खत्म होगी। 1 2 दिन पहले वैसे भी ज़रा थोड़ा सा रनिंग शनिंग चल रही होती है ना, इंजन अभी जो है वो गर्म हो रहा होता है, तो इसलिए ज़रा 10 मिनट ऊपर लगेंगे हैं माजरत के साथ। एक मैंने इक्वेशन आपको बतानी है, वो आगे काम आती रहेगी, चलते रहेंगे तो ठीक है। और दूसरा परसेंटेज 1 2 सिर्फ कैलकुलेट करके आपको होमवर्क कल मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन आज होमवर्क तो ले जाए ना, कुछ तो करें ना, कुछ तो आप भी करें ना। मतलब मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत कम है, लेकिन असल में ना ये सिर्फ पढ़ाया नहीं ना, ये करवाया नहीं ना, बीच में कहानी और तरफ निकल गई। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें हैं,
आप देखेंगे अगर ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर सही से बैठ गई ना, तो फिर जो मर्जी आप टॉपिक करते रहेंगे। हर टॉपिक की अपनी नेचर होगी, तो बेसिक्स के अंदर बस हमने यही सीखना है। अब हम कल इंशाल्लाह जो सीखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं पर यूनिट टोटल, लेबर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं पर यूनिट टोटल। अब उस तरह से ये होगा, यूं डाटा गिवन होगा कि एक पेन के ऊपर 2 किलो मटेरियल लगता है और हर किलो ऑफ मटेरियल 500 रुपए का है, तो एक पेन के ऊपर कितना मटेरियल लगा, तो ये कॉस्ट निकालना, ये बेसिक में सीखेंगे, फिर सारी कॉस्ट में ये चलना है, ठीक है ना। तो हम पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालना कल सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। ये प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट वाले जो मटेरियल, लेबर ओवरहेड, ये वाली डिस्कशन लेकर हम आगे चले जाएंगे। होपफुली ये कल ख़त्म करके हम फिक्स और वेरिएबल की तरफ चले जाएंगे, वो भी एक क्लासिफिकेशन है। वो अगर मैंने करवा दी तो कल तो शायद मुश्किल है, प्रैक्टिस कुछ इसकी भी अभी करनी है, पक्का करना है चीज़ों को। परसों होपफुली हाई लो शुरू होगा। हाई लो मेथड एक है जिसमें आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ना होता है आपने फिक्स और वेरिएबल में, वो सीखेंगे। ये बेसिक के अंदर सीखने वाली बातें हैं, बाकी तो मैं हम और कुछ नहीं है। तो अल्लाह करेगा हफ्ते तक हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बेसिक्स को अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेंगे। तो फिर मंडे को हम नया टॉपिक ही शुरू कर रहे होंगे। इट मे बी इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इट मे बी ओवरहेड्स, कीप गैसिंग, ठीक है। जेड़ी मेरी तैयारी चंगी होगी है। ये कह रहे थे ना दिल में तुम। अच्छा जी, तो अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूं, वो है कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये अब आप कहोगे इसकी क्या जरूरत है, थोड़ा सा ये जो बात की है ना, इस बात को थोड़ा और जरा जो है ना वो समेट लें, एक जगह पे ले आए, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मेरी कोशिश है। भाई बच्चे FAR 2 वाले आने लग गए होंगे, उन्हें कहें जरा आज दूसरा दिन आखिरी बार माफ़ कर दें, और फिर सारा सेशन बार बार आपको आदत पड़ जाएगी माफ़ करने की। तो मैंने कहा 10 मिनट तक शुरू कर जी। कंप्यूटेशन ऑफ, चलो बस ये कर लेते हैं, ये आप होमवर्क ले लेना, खैर है ये फिर मैं आपको कल खुद ही करवाऊंगा, ठीक है। ये इजी है लेकिन अच्छा है, ज़रा आपको ही पता लगेगा आपको परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी आती भी हैं कि नहीं QM से। मैं ये सारे सवाल कल करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है, या सोल्यूशन दे दूंगा और कोई एक दो करवा दूंगा, वो भी डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को मुश्किल लगा तो सारे करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन पता तो लगे आप कितने पानी में हैं, फिर इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा तो सही। तो अभी सिर्फ इसको ध्यान से देखें, ये जो चीज़ है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। कई सवाल आगे डिसीजन मेकिंग के अंदर जाके आपको, अगर आपके बुनियाद में ये इक्वेशन पड़ी हुई होगी ना, तो आप काफ़ी हद तक उसको काबू कर सकेंगे। वरना मैं जैसे आपको अर्ज कर रहा हूं ना, बच्चे को ये ही नहीं समझ आ रही होती, ये जो मैंने अभी बात की थी, ये वाली, कि वो सवाल के अंदर पूछ क्या रहा है और बता क्या रहे हैं। नंबर फेल होने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, पढ़ के फेल होने वाले, ठीक है। पहले 1-2 दिन आए नहीं, चलो ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा होगा, सारा सिलेबस वहां पे पूरा हो जाता है। छोटी एक एक ईंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, याद रखना। चूहा बुनियादों को लगता है तो सारी बुनियाद एक दफा नहीं खा जाता, थोड़ा थोड़ा जी। कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और कुछ समझ आई है वैसे आज? बस फिर आज ही आखिरी औखा लेक्चर सी, कल से तो वैसे ही आसानियां शुरू हो जानी इंशाल्लाह। अब ये ना कहना सर वो सीनियर्स कहते हैं आप हर रोज ऐसे कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, सचमुच है ही आसान। कितने बच्चों ने मेरे साथ ही FAR 1 पढ़ा था, काफ़ी सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। मुझे बताओ, आप हाथ नीचे करो, आपका कैमरे के आगे हाथ आ गया, बाकी हाथ खड़े करो। मुझे ये बताओ कि आप लोग हाथ खड़े रखो। मुझे बताओ, मैं कहता था कि FAR 1 बहुत आसान है, आसान थी ना, पेपर भी आसान ही आ गया ना। मैं CMA वालों को भी कहता था कि CMA आसान है, CMA तो आसान ही थी। अच्छा, पिछली दफ़ा FAR 1, पिछली बार ऐसा FAR 1 का पेपर मुश्किल आना फेल नहीं करवाता इंशाल्लाह। जो बच्चे मिले भी उन्होंने कहा यार कितना अटेम्प्ट किया, किसी ने कहा जी 80 कर लिया, 85 कर लिया। मैंने कहा तुम पास हो इंशाल्लाह। पेपर मुश्किल आना नहीं आपका पास फेल डिटरमिन करता, वो आपकी मेहनत होती है कितनी की हुई है। मेहनत पूरी हो तो पेपर जैसा सारे पाकिस्तान लिए हो जाए आया, उस्तादा ने सही बुझाई है, उधर आई कैप को रोला डाला हुआ था, तो सबके लिए मुश्किल है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो बहरहाल आपने रोज आना है, छुट्टी नहीं करनी, कुछ मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है यार। ये एक बार आ लो यार, आना जाना पीछे 4-5 मिनट में ना इजाज 3 बार आपने कर लिया है, उधर से वो भी आई जा रहे हैं, रुक जाए। कंप्यूटेशन ऑफ सेल प्राइस इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पता है ना वो बॉलर के पीछे जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर अगर
कोई मूवमेंट आए तो बैट्समैन पीछे हट जाता है, उसकी कंसंट्रेशन लूज हो रही होती है, उसे बॉल नजर ही नहीं आ रही होती। तो आप लोग मेरे साथ वही कर रहे हैं, मैं दिमाग पता नहीं कहाँ पे पहुंचा हुआ था, कहाँ पे ले आए हैं आप लोग। तो मेरी क्लास में आखिरी 10 मिनट में कोई मूवमेंट ना हुआ करे आज के बाद। बड़े दिन हो गए यार, क्रिकेट खेली नहीं, पिछला सारा सेशन ही कोई नहीं खेली। देखो इस बार फिर करते हैं। ब्रेक दूं? क्या कह रहे हैं? देख के गुजारा। देखा भी नहीं। अच्छा जी, सेल प्राइस, अकाउंटेंट नहीं बनना, कॉस्ट अकाउंटेंट भी नहीं बनना, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैंगो मैन बनो। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। सेल प्राइस, कोई आम आदमी, कोई मैंगो मैन सेल प्राइस कैसे डिटरमिन करेगा प्रोडक्ट की? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेरी सिंपल। इस कॉस्ट की, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट के पीछे तो मैं सुबह से पड़ा हुआ था। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? कि ये जो कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट टोटल 3 तरह की होती हैं। फैक्ट्री कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर होती हैं, 3 डिपार्टमेंट्स है ना। फिर सेलिंग, ये मेन कॉस्ट है इसकी। एडमिन, मैं फाइनेंस नहीं लिख रहा, होती है लेकिन इतनी मेन नहीं है, कभी होती है, किसी बिजनेस में नहीं भी होती, ठीक है? कोई लोन नहीं लेते हो सूद पे, ठीक है? ठीक है, तो ये फैक्ट्री की जो कॉस्ट है, इनको मैं अभी कहकर आया हूं प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं इनको, ठीक है? ये 3 मेन डिपार्टमेंट्स है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर सेलिंग डिपार्टमेंट की सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट्स आती हैं। ये मैंने मार्केटिंग लिखने की कोशिश की थी। और एडमिन डिपार्टमेंट में एडमिन कॉस्ट आ जाती हैं। बात वही है, सेल प्राइस के लिए हमें कॉस्ट चाहिए और उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है? अब कॉस्ट प्रोडक्शन भी है, सेलिंग भी है, एडमिन भी है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट आगे 3 तरह की थी, यानी मैं इसको अगर दोबारा लिखूं, दोबारा नहीं लिखता, एंड पे फाइनल वाला लिख लेंगे, ठीक है? प्रोडक्शन की कॉस्ट 3 तरह की थी। फिर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, FOH। आखिरकार पहुंच गए। फिर ये डायरेक्ट मटेरियल भी था, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट वो कर लेते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर, ठीक है, आप ऐसा चाह रहे हैं तो ऐसे कर लें। पता ही है आपको, इससे आगे हाँ डिटेल, मतलब अब मैं इसको जगह ही तंग होगी, ठीक है ना? कहानी कहाँ शुरू, यानी कि अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं मैं कि सेल प्राइस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फाइनल वर्जन आ गया ना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इधर आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल भी इधर जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी इधर जाएगा, वो सारा FOH में, और FOH में बाकी सारे खर्चे भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना? बल्कि थोड़ा सा लिख ही देता हूं, मेरी तसल्ली नहीं हो रही जरा, बाद में आपने कहना सर वो बात समझ नहीं आई। मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, लेबर डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। अब ये इनडायरेक्ट भी इधर, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट भी इसी गाड़ी पे बिठा दो इधर, और बाकी भी इसके अंदर फिर अदर एक्सपेंसेस होते ही हैं, ठीक है ना, कॉमन एक्सपेंसेस जो होते हैं। अब तो मैं इसी को जरा थोड़ा सा अब कर रहा था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH कॉस्ट, ठीक है?
लेकिन सेल प्राइस निकालनी है, वो होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब पागलों की तरह यही मैं समझाने लगा हूं, ये सारे पागलों की तरह समझाने लगा। आप समझे नहीं, मैं जुमला वो छोड़ दिया था। मैं ये कह रहा हूं आपको अक्सर कॉस्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग में रिक्वायरमेंट देगा सेल प्राइस डिटरमिन करो। सेल प्राइस डिटरमिन करने के लिए आपको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा। आप क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नया नया सीखते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो इनको खर्चे ही विचारों को समझते, ये खर्चे ही नहीं है आप समझते हैं। वो सेल प्राइस मांग रहा है, आप इस कॉस्ट के अंदर प्लस कर रहे हैं प्रॉफिट। अगर नहीं है कॉस्ट गिवन फिर तो नहीं है ना, लेकिन सवाल में गिवन हो तो इग्नोर तो नहीं करना। तो पूरी इक्वेशन फिर क्या बनी, प्लस सेलिंग कॉस्ट प्लस एडमिन कॉस्ट, ये तो आ गई सारी कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट। बस है, फाइनेंस कॉस्ट छोड़ो, बस काफी है, पहले एडी लंबी होगी इक्वेशन। ठीक है, तो सेल प्राइस का फॉर्मूला या इक्वेशन क्या बनी जनाब, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। अच्छा, अगली बात भी सुनो, इस सारे हिस्से को, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसको लाल रंग कर रहा हूं मैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, प्राइम कॉस्ट। और किसको नीला रंग करते हैं, इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है, कन्वर्जन कॉस्ट। ये आपको टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, ठीक है ना, कन्वर्जन कॉस्ट। और ये सारी की सारी जो है मिलाकर, ये तो पहले ही बता चुका हूं, ये क्या है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट एक ही बात है। ठीक है, ओके, तो ये जनाब हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई, पहले इसी को लिख लें, क्योंकि सवालों के अंदर लिखा होगा प्राइम कॉस्ट, तो बस फिर ये एडिड हैं दोनों, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर एज इट इज उठा के लिख देंगे। सवाल में वो कहेगा कन्वर्जन कॉस्ट, तो समझ जाना कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर और फिर जाहिर है इनडायरेक्ट लेबर भी एफओएच में आ गई, यानी कि लेबर और एफओएच, ये क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तीनों मिलाकर क्या चीज है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वो डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो असल में आपका जरा ये थोड़ा सा मैप बना होना चाहिए। परेशानी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी आपको फिर पूरे सिलेबस के दौरान। ठीक है जी, अच्छा जी, प्रॉफिट नेट ही होता है, इसमें ग्रॉस कहां से आ गया, सारे खर्चों के बाद। असल तो नेट प्रॉफिट ही होता है, हमें जो बचना है। ठीक है जी बच्चों, तो असल में कहानी तो ये थी कि आपने कंप्यूटेशन की बात करनी थी हमने। ठीक है, तो कंप्यूटेशन के अंदर तो मैंने कहा सादा बात कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन हम सुबह से पढ़ क्या रहे हैं, कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर फिर तीन तरह की थी, मटेरियल, लेबर और ये सारी कहानियां करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। यानी अगर आपको वो पर्चे के अंदर पूछ ले आपसे सेल प्राइस, तो आपने सेल प्राइस निकालने के लिए ये, अगर पर यूनिट सेल प्राइस पूछे बेटा तो ये सारे पर यूनिट, और अगर टोटल पूछे तो ये सारे टोटल, और अगर डाटा टोटल देके पर यूनिट पूछे तो टोटल निकाल कर डिवाइड बाय यूनिट्स, और अगर डाटा पर यूनिट देके टोटल पूछे तो पर यूनिट निकाल कर इनटू यूनिट्स। कुछ भी हो सकता है, वो तो जिस तरफ कहेगा उस तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, दिल अभी मेरा कर रहा है कुछ और भी पढ़ाऊं, लेकिन अब टाइम इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे रहा। ठीक है, इसकी पिक्चर लेना, ये पिक्चर ही तो है, ये पिक्चर के लिए सामने रखा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा एक मिनट सुन लें आखिरी बात, फिर पिक्चर्स वाले। एक मिनट, ये ना कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचे थे करवाने, तो ये अब आप खुद करेंगे, सुन लेना। और होमवर्क में चेक भी करता होता हूं सख्ती से भी, लेकिन उस दिन जिस दिन आप नहीं करते, हाँ ये पता नहीं कैसे। तो ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, आसान क्वेश्चन हैं, परसेंटेजेस हैं, जिनमें जब सोल्यूशन कल देखोगे कोई मसला होगा तो फिर मैं डिस्कस भी कर लूंगा। मेरा दिल वैसे है कि मैं ये खुद करवा दूंगा, क्योंकि सारी सीएमए के अंदर ये परसेंटेज हर सवाल में घुसी होनी है। अब मैं हर रोज मरने से बेहतर है मैं एक ही दफा कल आधा घंटा मार लूंगा, ये पढ़ा दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये पिक्चर जी आपने बनानी थी। ठीक है जी, बंद कर दें जी, अल्लाह हाफिज।